नमस्कार। आज हम लोग स्त्री विमर्श पर बिल्कुल संक्षेप में चर्चा करेंगे। देखिए, मौजूदा दौर के हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श बहस मुबाहिसे में केंद्रीय विमर्श के तौर पर शुमार हो चुका है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि फ़िलहाल यह साहित्य का विजेता विमर्श है। यही वजह है कि इस विमर्श के विकास और व्याप्ति को देखकर नाक भौं सिकोड़ने वाले लोग भी कुछ किंतु परंतु भले ही लगाएं, पर सीधे तौर पर नकारने की बात नहीं कर पाते हैं। साहित्य की परिधि में बढ़ते विमर्श को देखकर जो लोग घबराते हैं, असल में वे अपनी अधूरी समझ का ही परिचय देते हैं। समय के साथ कदम ताल न मिलाकर अपनी पुरानी कसौटी पर साहित्य में आने वाले विमर्श या विमर्शों के साहित्य को परखने की हास्यास्पद कोशिश करते प्रतीत होते हैं। अपनी समझ मौजूदा समय के हिसाब से नहीं ढालने का ही नतीजा है यह कहना कि इन विमर्शों ने साहित्य का दायरा संकुचित बनाया है और संकीर्ण भी। जबकि सच्चाई तो यह है कि भक्ति आंदोलन और प्रगतिशील आंदोलन के दौर के बाद विमर्शों के इस दौर में बड़े पैमाने पर समाज और साहित्य के हाशिए के तबके ने अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी दर्ज कराई है। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि विमर्शों के आने से साहित्य के लोकतंत्र का विकास हुआ है और विस्तार भी। देखिए, साहित्य और विमर्श के बीच के अंतः संबंध को और स्पष्ट करने के लिए राजनीति शास्त्री प्रोफेसर रजनी कोठारी की लोकतंत्र और जाति संबंधी अवधारणा की मदद ली जा सकती है। प्रोफेसर कोठारी की स्थापना को इस संदर्भ में बदलकर कहा जा सकता है कि विमर्शों ने साहित्य की परिधि का साहित्यीकरण किया है। विमर्शों से साहित्य का सबाल्टर्न साहित्य से जुड़ा है। इसे विमर्शों का साहित्यीकरण भी कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया में साहित्य न तो संकीर्ण हुआ है और न ही संकुचित, बल्कि साहित्य की व्याप्ति का विकास हुआ है। मौजूदा स्त्री लेखन में दो तरह की रचनाकार शामिल हैं। एक वे जो खुद को विमर्श से जोड़कर न देखे जाने का इसरार करती हैं, और दूसरी वे जो अपने को स्त्री विमर्श से संबद्ध मानती हैं। इन दोनों की रचनाओं के समुच्चय से वर्तमान स्त्री लेखन की सूरत और सीरत बनती है। बहरहाल, स्त्री विमर्श के कारण ही स्त्री लेखन की बुनियाद का निर्माण करने वाली रचनाकारों की तरफ व्यापक पैमाने पर ध्यान गया है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि मौजूदा स्त्री विमर्श की जड़ें गहरी हैं। आरंभिक स्त्री रचनाकारों के बारे में अज्ञान और उदासीनता हमारे समाज में मौजूद पितृसत्ता की अहिंसक हिंसा का सबूत है। मित्रों, हिंसक हिंसा तो हम सबको दिखाई पड़ती है और अहिंसक हिंसा दिखती नहीं। इसी का परिणाम है कि निकट अतीत की सीमांतनी उपदेश की महान रचनाकार के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है। 19वीं सदी की यह लेखिका आज भी एक अज्ञात हिंदू औरत के तौर पर ही जानी जाती है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। 20वीं सदी की कहानीकार राजेंद्र बाला घोष भी लंबे समय तक एक बंग महिला के नाम से जानी जाती रही। स्त्रियों को उनके नाम से यानी संज्ञा से वंचित करना पितृसत्ता की धूर्तता भरी अहिंसक हिंसा का ही प्रमाण है और परिणाम भी।
स्त्री विमर्श के दौर से पहले की स्त्री रचनाशीलता को सामने लाना, स्त्री लेखन की हिंदी में सैद्धांतिकी विकसित करना और विभिन्न रचनाकारों की रचनाओं का स्त्रीवादी मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी स्त्री विमर्श के पैरोकारों पर ही है। ऐसा करने पर एक तरफ गुमनाम अनाम स्त्री रचनाकार सामने आएंगी जो मौजूदा स्त्री लेखन की इमारत की नींव में दबी पड़ी हैं। इससे स्त्री लेखन की विरासत का पता चलेगा। दूसरी तरफ स्त्री विमर्श को बाहर से आया मानने वालों को भी जवाब मिल जाएगा। ऐसे लोगों को पता चलेगा कि स्त्री विमर्श की गहरी देसी जड़ें हैं। ये इसी देश की मिट्टी पानी में विकसित हुई हैं। पितृसत्ता के अलंबरदारों ने इसे दबाने कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रसंगवश मौजूदा स्त्री विमर्श का विरोध करने वाले कई लेखक अपने को चाहे जितना लोकतांत्रिक बता लें, स्त्रीवादी सैद्धांतिकी के तहत मूल्यांकन करने पर इनकी रचनाओं में अंतर्निहित पितृसत्ता के विभिन्न पहलू सामने आएंगे। ऐसे रचनाकारों की जादुई रचनाशीलता बिखरने लगेगी। केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स में पश्चिम के बड़े रचनाकारों को विश्लेषित किया था। वैसा करने पर हिंदी के कई बड़े रचनाकारों का जादू दरक जाएगा। हिंदी में जब तब स्त्री लेखन की विरासत की चर्चा पढ़ने सुनने को मिलती है। थेरी गाथा की विश्वारा, अपाला, उवीरी, संस्कृत प्राकृत की विज्जका, रेवा, भक्ति काल की सहजो, मीरा, अक्क महादेवी और आधुनिक काल की महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा देवी मित्र इत्यादि की चर्चा होती है। पर स्त्री रचनाशीलता तब तक अपनी संपूर्णता में सामने नहीं आ सकती जब तक इन लिखित रचनाकारों की रचनाओं के साथ साथ वाचिक परंपरा की चंद्रावली, लाची, भगवती सरीखी महान पर गुमनाम सर्जकों को सामने न लाया जाए। हिंदी में ऐसी कई कोशिशें हुई भी हैं। ज्योति प्रसाद निर्मल के संपादन में प्रकाशित स्त्री कवि कौमुदी इनमें अहम है। इसकी भूमिका में डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने एक खास बात की ओर ध्यान दिलाया है। बकौल डॉक्टर रसाल, हिंदी कवियों की वंश परंपरा से न तो कवि श्रेणी ही चलती है और न काव्य रचना ही प्रगतिशील होती है। उर्दू के समान उनमें कवियों के गुरु शिष्य परंपरा के साथ भी कवि श्रेणी और काव्य रचना की गति नहीं पाई जाती। रानी कवियों में कुछ ऐसे वंश हैं जिनमें वंश परंपरा के साथ कविता करने वाली रानियों की भी परंपरा चली है। अर्थात एक वंश में उत्पन्न होने वाले रानियों ने काव्य रचना संपत्ति प्राप्त करके अपनी कवि सत्ता को श्रृंखलावत अग्रसर किया है। डॉक्टर रसाल की बात गौरतलब है। ज्योति प्रसाद निर्मल द्वारा संपादित इस किताब की मार्फत हिंदी भाषी इलाके की स्त्री कवियों की संख्या और कविताएं देखकर सुखद अचरज होता है। साथ ही अफसोस भी कि साहित्य के इतिहास में रचनाकार इत्यादि क्यों बनी रही। आप लोगों ने राजेश जोशी की कविता इत्यादि पढ़ी होगी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में इन महत्वपूर्ण महिला रचनाकारों को इत्यादि से निकालकर अपने नाम और गुण के साथ स्थापित करने की एक सार्थक कोशिश डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में किया है। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में अपनी अध्ययन सामग्री को विवेचन विश्लेषण बताते हुए लिखा है कि ज्यों-ज्यों आधे इतिहास का लेखन गति पकड़ता गया, यह धारणा पुख्ता होती गई कि पुरुष इतिहासकारों ने महिला रचनाकारों के साथ बहुत अन्याय किया है।
यह अन्याय उदासीनता के चलते हुआ हो ऐसी बात नहीं, यह अन्याय विमुख रहकर किया गया है। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि अन्याय सिर्फ पुरुषों ने ही किया है, महिला लेखकों ने भी उधर नजर नहीं डाली। उद्धरण समाप्त होता है। कहना न होगा कि आज के स्त्री लेखन की सार्थकता और सफलता पुरुष मानसिकता से जूझकर स्त्री की आंख से साहित्य रचने, सैद्धांतिकी बनाने और इतिहास लिखने में है। इसी के जरिए स्त्री विमर्शकार भी साबित कर पाएंगी कि वे निर्वात में नहीं पैदा हो गई हैं, बल्कि उनकी गहरी और विस्तृत देशी जड़ें भी हैं। स्त्री लेखन की विरासत का महत्व सामने लाने पर कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की पंक्ति के सहारे कहा जा सकता है कि रह गई अधूरी पूजा जो जीवन में, वह व्यर्थ नहीं, यह जान गया मैं मन में। आपने धीरज के साथ स्त्री लेखन, स्त्री विमर्श पर यह मुख्तसर टिप्पणी सुनी। बहुत बहुत आभार।